नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 114 एवं 115। सुबह के चिलमिलाते हुए धूप जैसे ही नीरज की आंखों से टकराती है, उसकी नींद खुलती है। धूप की गर्माहट बता रही थी कि वो सुबह की पहली किरण नहीं थी, बल्कि सुबह हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। हैंगओवर के कारण उसका सर दर्द दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो ड्रिंक नहीं करता था। 1-2 बार करता भी था, तो बस 1-2 शॉट्स लेता था और उसे देखकर सामने वाले को पता भी नहीं चलता था कि उसने पी रखी है। हाँ, जब कभी इमोशन उसके ऊपर हावी होने लग जाते थे, तो उन्हीं इमोशन से भागने के लिए वो ड्रिंक का सहारा लेता था। बेहद पीता था, इतना कि उसे एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता था। हमेशा वो बार या होटल में ही लुढ़क जाता था। रात जाने कैसे घर आ गया था। अपने सर को दबाते हुए बेड के बगल के ड्रॉर खोलता है और सर दर्द की दवाई निकालता है। पानी के सहारे गले से नीचे उतार लेता है। बैठे बैठे रात के बारे में सोचने लग जाता है। इतना तो अल्कोहलिक हो चुका था कि उसे रात की बातें याद रहे। जैसे जैसे उसे रात की बातें याद आ रही थी, आंखें गहरी होती जा रही थी। हाउ कैन डू दिस? मैं कैसे कर सकता हूँ ये? उस दिन ही मैंने उससे प्रॉमिस किया था और कुछ ही दिन में मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। मेरे मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? क्या सोच रही होगी? कुछ नहीं सोच रही होगी। पति हूँ उसका, हक है मेरा उस पर। किसी और के साथ इंटीमेट थोड़ी ना होने की कोशिश किया था, जो मैं इतना सोच रहा हूँ। नहीं, फिर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके मन के अंदर से आवाज़ आती है। नहीं, पागल हो गया क्या? माफ़ी मांगेगा तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ, मैं कुछ भी गलत करने से पहले ही रुक गया था। बस सब ठीक है। इतना भी कुछ बुरा नहीं किया है कि मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा। मन तो हो रहा था उसका कि अपने किए हुए हरकतों से धानी इससे माफ़ी मांग ले, लेकिन उसका जो 100 किलो का एटीट्यूड था, इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। घड़ी पर नज़र घुमाता है तो सुबह के 9 बज रहे थे। अलमारी से तौलिया निकालते हुए बाथरूम में घुस जाता है। नीचे सब डाइनिंग टेबल पर एकत्रित थे। धानी सबको नाश्ता परोस रही थी। अकेले में तो वो अरविंद जी और आनंद जी की किसी काम करने के लिए भावना जी रोक देती थी, लेकिन लोगों के बीच रोक नहीं पाती थी। आराधना जी भी उसके साथ लगी हुई थी। मम्मी जी आप बैठिए ना, हम परोस देते हैं। नहीं धानी तुम बैठ जाओ, मैं लगा देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मेरे रहते हुए काम करेंगे अच्छा लगेगा, आप बैठिए हम लगा देते हैं। धानी आराधना जी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठा देती है। दोनों सास बहू का जुगलबंदी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। बस एक का चेहरा छोड़कर भावना जी गुस्से से जल रही थी, लेकिन पूरा परिवार वहाँ पर बैठा हुआ था, इसलिए मजबूरी बस कुछ बोल नहीं पाती थी। अपनी बहू ईशानी की तरफ देखती है, जो मस्त अपने खाने पर ध्यान लगा रही थी। किसी से कोई मतलब नहीं था। अब दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। सीधे मुंह बात करेंगे तभी तो रिश्ता बनेगा। ईशानी ने शुरू में अच्छे से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन भावना जी अपना रंग दिखाने लगी थी। ईशानी वैसे ही टेढ़ी इंसान थी। भाई जो बात कर लिया सो कर लिया, जो नहीं किया से भाड़ में जाओ। उसे इतना रिश्ता सहेजने का शौक नहीं था, ना ही किसी के आगे पीछे घूमने का। घमंड उसके सर पर ही रहता था। पापा जी बताइए ना कैसा पोहा बनाया है? धानी खुशी से चहकते हुए पूछती है। रात गई बात गई। धानी फिर से सुबह अपनी दिनचर्या में लग जाती है। वो आजकल रेसिपी बुक देख देख कर नई नई चीज़ें ट्राई कर रही थी। घर में ढेरों किताब पड़े हुए थे। उसे हिंदी के 2 शब्द अक्षर का ज्ञान था, इसलिए आसानी से उन किताबों को पढ़ लेती थी। एक दिन उसने आराधना जी से शिकायत की उसका समय नहीं बीत रहा है, तो आराधना जी ने उसे किताब पढ़ने की सलाह दी। उन्हीं किताब के बीच उसे रेसिपी बुक मिल गई थी। बस उसे खजाना मिल चुका था। अब वो रोज़ नई नई डिश ट्राई करती थी। खाना बनाने में उसका हाथ पहले से ही संपन्न था। हर खाने को बेहतर बना देती थी। बहुत अच्छा बना है बेटा। इतना अच्छा पोहा तो भोपाल में भी नहीं मिलता है। हाँ, सच में बहुत अच्छा स्वाद है। गोविंद जी, अरविंद जी दोनों तारीफ करते हुए बोलते हैं। हमने ये रबड़ी वाली जलेबी बनाई है। वाह!
ये तो भाई का फेवरेट है। और मेरा भी। शरद जलेबी लेते हुए बोलता है। वैसे बेटा ज़्यादा डांट तो नहीं पड़ी ना तुम्हें रात को? अरविंद जी की बातें सुनकर धानी की जलेबी लेते हुए हाथ रुक जाते हैं। नहीं पापा जी, वो हमें क्यों डांटेंगे? वैसे दिन रात तुम्हें डांटता ही रहता है। रात को चढ़ा कर आया था, दिन में थप्पड़ खाया था, तो हो नहीं सकता कि तुम्हें ना डांटते। देखो, उसके अत्याचार बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके साथ रहना है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसका जुल्म बर्दाश्त करने का। मुझे बताओ, और तुम चिंता मत करो। ये मत सोचो कि तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मैं हूँ ना, बेटी की तरह तुम्हें रखूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन उसका मार और बात बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है और कैसा तुम्हारे साथ सलूक करता होगा, इसलिए उसका अत्याचार बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद जी धानी को ऑप्शन देते हैं। कैसे पिता है आप? अपने ही बेटे का घर तोड़ रहे हैं। तो क्या करूं, उसका घर बसाने के चक्कर में इस बच्ची को बलि का बकरा बना दूं? नहीं पापा जी, आप उन्हें गलत समझते हैं। वो इतने भी बुरे नहीं हैं, और वो रात को पीकर भी नहीं आए थे। धानी नज़र झुकाते हुए बोलती है, क्योंकि उसे झूठ बोलने में शर्म आ रही थी। तुम्हारी झुकी हुई नज़र तुम्हारी सच्चाई बता रही है, इसलिए ज़रूरत नहीं अपने पति की तारीफ करने के लिए। पिता हूँ मैं उसका, मुझे पता है मैंने कैसा औलाद पैदा किया है। उसके चलते हुए ढंग से मुझे बता दिया कि कितना पीकर आया था। लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा था, वो आकर चुपचाप सो गए थे। बस एक तुम्हारी मम्मी जी लाइन में लगी हुई थी उसकी तारीफ में। अब तुम्हारा नाम भी जुड़ गया है। अब तुम्हें भी अपने पति की कोई बुराई नज़र नहीं आएगी, चाहे वो आग क्यों ना लगा दे, फिर भी अपने पति की तारीफ ही करोगी। अपने पति की तारीफ नहीं करेगी तो किसकी करेगी मिस्टर सक्सेना? नीरज कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोलता है। धानी दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है, क्योंकि वो अरविंद जी के पास खड़ी थी। नीरज उसे गुस्से से नज़र भर घूरता है। बस मेरी बात ना मानने का तुमने ठिका ले रखा है ना? वो हम अगर ये 4 वर्ड दोबारा तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो गम से मुंह चिपका दूंगा। वैसे ही मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, तो गम से मुंह चिपका दूंगा, हमेशा के लिए बंदी हो जाएगा। तो फिर हम खाएंगे कैसे? धानी की मासूमियत से बोलती है कि धानी की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सब हंसने लग जाते हैं। शरद का तो पानी पीते पीते मुंह से फव्वारा निकल जाता है। वाह भाभी, क्या जवाब दिया है आपने। बताइए बताइए भाई, भाभी कैसे खाएगी? चुप रह, नहीं तो तुम्हारे आगे से ही खाना छीन लूंगा। सब तेरा किया हुआ कांड है। हाँ, बीवी को जवाब नहीं दे पाते तो मुझे चुप करा रहे हो। क्या करूँ, जैसा पागल था वैसे पागल खानदान से पागल उठा उठा कर ले आया है। एक पर एक घर में पागल भरे हुए हैं। अच्छा नीजू, गुस्सा मत करिए, ले पोहा खा। आज मैंने तुम्हारी पत्नी को बनाना सिखाया है। और ये जलेबी खाकर बताओ, इसे मैंने ही बताया है कि तुम्हें ये सब पसंद है, और सब कुछ बनाना सिखाया है। भावना जी फिर से नीरज की तिरमदारी में लग जाती है। सफ़ेद झूठ सुनकर धानी का मुंह बन जाता है, लेकिन उसे पता था नीरज की आंखों पर छोटी माँ का प्यार का ऐसा पट्टी बंधा हुआ है जिसे वह चाह कर भी नहीं खोल सकती थी, जब तक उसके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। बहुत बार उसने भावना जी की सच्चाई बताने की कोशिश की थी और आराधना जी का प्यार जताने की कोशिश किया था, लेकिन जैसे ही वो नीरज के सामने ये दो नामों का जिक्र करती थी, नीरज भड़क उठता था और उस पर चिल्लाने लग जाता था। बेचारी डर के मारे खामोश हो जाती थी। अच्छा बना है। चलो कुछ तो इसे आता है, नहीं तो मुझे लग रहा है मैं बाजार से चलता फिरता गुड़िया उठा कर ले आया हूँ, जो बस डोलती रहती है और चाबी भरने पर बोलती है। नीरज धानी को देखते हुए बोलता है। छोटी माँ, वेडनेसडे को मेरी टिकट है। इसका मुंबई जाने का मन नहीं है तो ये यहीं पर रहेगी। आप इसका ध्यान रखिएगा, और आपकी कोई बात ना माने तो बस मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दिया करूँगा। बेटा, तुम्हारी छोटी माँ है ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? इतना अच्छे से ध्यान रखूँगी, इतने अच्छे से ध्यान रखूँगी कि सब देखते रह जाएंगे। और गलती भी करेगी तो क्या हो गया,
बच्ची ही तो है, हर बात में तुम्हें शिकायत थोड़ी ना करूँगी। जैसे मेरे लिए रिया और ईशानी है, वैसे ही धानी है मेरी बेटी जैसी। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। भावना जी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे आपसे यही उम्मीद है। और तुम, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। जी। और जितना हो सके इन दो इंसानों से दूर रहने की कोशिश करना है। नीरज अरविंद जी और आराधना जी को देखते हुए बोलता है। अरविंद जी चुपचाप खाना खाते हुए खामोशी सब बातें सुन रहे थे। वो भी लड़ते लड़ते थक चुके थे। जाओ तुम ही बड़ा रहो, तुम्हें जो कहो वही माने, अपना मन ही मन सोच रहे थे। लेकिन आराधना जी के हाथों से खाना छूट जाता है और गले से खाना नीचे नहीं उतरता है। अगर नीरज चला जाएगा तो भावना वापस उसके ऊपर अत्याचार करने लगेगी। धानी में बदलाव तो देख रही थी, लेकिन वो इतनी भी बदली नहीं थी कि भावना जी की किसी बातों का विरोध कर पाए। जो सबके सामने खाने की सच्चाई नहीं बता पाती है कि खाना उसने बनाया है, भला उससे कहाँ लड़ पाएगी। आराधना जी धानी को देखती है, जो हरे रंग के लहरिया साड़ी में पूरी नई नवेली दुल्हन लग रही थी। फिर से उसे सफ़ेद रंग की साड़ी में इमेजिन करके उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं फिर से इसे विधवा वाली ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। समझाऊंगी इस पगली को कि वो जाए इसके साथ, जहाँ पति रहता है वहाँ रहे, लेकिन ये समझेगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भावना को उस बच्ची के साथ नहीं खेलने दूंगी। आराधना जी मन ही मन सोचती है। चलो मैं निकलता हूँ और दिन में बीच बीच में आता रहूँगा। अगर तुम मुझे उस लाइन की उस तरफ दिख गई तो खैर नहीं। जाते जाते नीरज उसे धमकाकर चला जाता है। जी जी। नीरज चला गया था। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? ईशान बहुत समय निकालने के बाद आज ईशानी को फ़ोन किया था। नहीं तो नीरज के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सारे काम का भार उसके ऊपर आ गया था। बस नाम का नीरज बॉस था, बाकी सारे काम बेचारे को देखने पर ही हो रहा था। कभी रात को 11 बज जाते थे, कभी 12 बज जाते थे उसे आने में। लेकिन नीरज का एहसान नहीं भूल सकता था। कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाकर उसे गांव जाने का परमिशन दिया था, 50 लाख अमाउंट दिया था और सबसे बड़ी बात, उसकी भाभी की जान बचाई थी। हर तरफ से वो नीरज के एहसान के नीचे दबा हुआ था, इसलिए मन लगाकर बस काम कर रहा था और अपना समझकर काम कर रहा था, ताकि नीरज को शिकायत का मौका ना मिले। बहुत मुश्किलों के बाद आज फुर्सत निकालकर उसने ईशानी को कॉल किया था। भाई, आप तो मुंबई जाने के बाद हम सबको भूल ही गए हैं। कितने दिनों बाद आप मुझे कॉल कर रहे हैं और अब तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। ईशानी शिकायत करते हुए बोलती है। सॉरी ईशानी, तू तो समझ, काम बहुत है। लेकिन आपकी तो जॉब है ना, जॉब में तो टाइम फिक्स होता है और इतना तो टाइम मिल ही जाएगा जो आप मुझे कॉल कर सके। जॉब में भी काम करना पड़ता है ईशानी। लेकिन भाई, आप तो ऐसे बिजी है जैसे वो आपका बिजनेस है, मेरा नहीं है। लेकिन किसी का तो है। और तुम्हें पता है ना मेरा बॉस कौन है? हाँ पता है, घर में भी गुस्से की दुकान सबका बॉस बने फिरते रहते हैं। ईशानी ऐसा नहीं कहते, तुमसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट करो। हम, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आप बताइए क्या चल रहा है वहाँ पर, और आप मुझसे मिलने कब आ रहे हैं? अभी 1 साल तक तो नो चांस है, उसके बाद देखूंगा। तुम बताओ वहाँ पर सब कैसा है? सब ठीक है? भाभी ठीक है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती है? हाँ सब ठीक है। और भाभी को कैसी तकलीफ? वो तो आपकी बॉस की बीबी बनकर बैठी हुई ना। ईशानी, ये क्या बात करने का तरीका है? अपना लहजा बदलो। भाभी से तुम क्यों इस तरह से बात करती हो? पता नहीं भाई, लेकिन मुझे अजीब सा फील होता है उन्हें देखकर। हाँ तो अपने मन की भावना बदलो, बड़ी है, इज्जत करो। ओके, मैं कोशिश करूँगी। वैसे यहाँ पर रोज़ ड्रामा चलता है। क्या हुआ? भाई, आपने शरद की बहन को देखा है, रिया को? हाँ, क्या हुआ रिया को? ईशान की आवाज़ में परेशानी साफ झलक जाती है।
अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली वो किसी से प्यार करती है। ईशानी के आखिरी शब्द ईशान के कानों पर वज्रपात के समान महसूस होता है। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। हेलो भाई, भाई आप सुन रहे हैं ना? फ़ोन की दूसरी तरफ से नहीं आती हुई आवाज़ देखकर ईशानी हैरान हो जाती है। हाँ हाँ, बता, तू किससे प्यार करती है? कोई देवेश मेहरा है, जो शायद इनकी फैमिली से लो क्लास की है, इसलिए नीरज भाई ने शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। शादी? हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। कुछ दिन पहले रिया को देखने वाले लड़के वाले आए थे और नीरज भाई ने बहुत हंगामा किया था। लेकिन रिया जिद पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो उसी से करेगी। पता नहीं रिया को उस लो क्लास बंदे में क्या दिखाई देता है। ईशान की आंखें बह चलती है, जिसे वो जल्दी से साफ कर लेता है। आज नहीं तो कल ये दिन आना ही था, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उसने नहीं सोचा था। खैर, कहाँ वो महलों की राजकुमारी, कहाँ ये मिडिल क्लास। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और अंतर तो शायद एक पल के लिए मिटाने की कोशिश भी कर ले। लेकिन प्यार, अब वो प्यार ही किसी और से करती है तो कोई क्या ही कर सकता है। भाई, फिर से आप कहाँ बिजी हो गए? आप ऐसे बिजी होने वाले थे तो मुझे कॉल मत कीजिए। ईशानी को ईशान को शांत देकर ईशानी फिर परेशान हो जाती है। सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बता, तू क्या बता रही थी? हाँ, तो रिया ने उस दिन नीरज भाई को बहुत सुनाया। मुझे नहीं पता था रिया ऐसी है, और वो किसी को इतना सुना भी सकती है। इतनी तो स्वीट थी, पता नहीं उस दिन क्या हो गया। तो फिर क्या हुआ, शादी फिक्स हुई कि टूट गई? अरे नहीं भाई, रिया जिद पर अड़ी हुई थी, इसलिए नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट है और नवंबर में शादी है। ईशान अपने फ़ोन पर पकड़ कस लेता है। जल्दी जल्दी अपने नाक और आँख को साफ कर लेता है। लंबी सांस लेकर खुद को शांत करता है। वो लड़का कैसा है? भाई, आप उस लड़के के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही बताना। अच्छा है, देखने में तो ठीक ठाक ही लगा था। हाई क्लास नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास भी नहीं है। बस इनके जैसा पैसा और प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। अब जब लव मैरिज हो रही है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। अच्छा छोड़िए सब, तू खुश है? शरद अच्छे हैं? हाँ, शरद बहुत अच्छे हैं। चल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रहे। मैं रखता हूँ, मुझे काम है। ईशान का गला भारी हो रहा था, अब उससे बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए बात ख़त्म करके फ़ोन काट देता है। आँखों पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दिल को चीर कर निकाल रहा है। सांसें उखड़ रही थी, दम घुट रहा था, असहनीय पीड़ा हो रही थी। लेकिन अब ये दर्द उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसका एक तरफ़ा मोहब्बत का आज नहीं तो कल यही अंजाम होने वाला था, और ये बात उसे पता था। लेकिन वो भी क्या करे, दिल के हाथों मजबूर था। जब दिल किसी पर आ जाता है तो थोड़ी ना किसी का कोई स्टेटस देखता है। इस वक्त वो ऑफिस में बैठा हुआ था। वैसे उससे कोई रोते हुए देखता तो मजाक ही बनाता, इसलिए अपने दर्द को बहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब ये दर्द ही उसका साथी बनने वाला था। धानी, धानी, धानी। जी मम्मी जी। आओ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आराधना जी किचन में आते हुए बोलती हैं। जी चलिए। धानी सब्जी का गैस बंद करके ढक्कन लगाकर आराधना जी के पीछे जाने लग जाती है। तभी दोनों सास बहू का रास्ता भावना जी रोक देती है। कहाँ जा रही हो? वो हम मम्मी जी के साथ जा रहे हैं। नीरज मना करता है ना तुम्हें इसके साथ रहने से? धानी खामोश रह जाती है। तुम्हें समझ नहीं आता है ये बातें? वो हम इनके साथ जाने की जरूरत नहीं है।
जाओ चुपचाप मेरा खाना लगाओ। भावना, तुम्हारा खाना बिंदिया लगा देगी। धानी, तुम मेरे साथ चलो। आराधना जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भाभी हाथ छोड़िए इसका। नीरज ने कहा है ये मेरी बात मानेगी। हाँ तो कौन सा तुम्हारा बात नहीं मान रही है? खाना ही तो निकाल कर खाना है, खुद भी खा लो। हाँ मैं खा लूंगी, लेकिन ये आपके साथ नहीं जाएगी। छोड़िए इसका हाथ। मुझे पता है आप इसके दिमाग में क्या क्या भर रही है ताकि इसके सहारे नीरज आपके बस में हो जाए, लेकिन आप भूल चुकी है नीरज को मैंने खून पसीने से सींचा है। मेरी ममता का ऐसा असर है, ये लड़की कुछ भी कर लेगी, कितना भी मोह का जाल बना लेगी, कितना भी अपना प्यार से फंसा लेगी, लेकिन नीरज इसके बस में नहीं आएगा। और जब तक उसके बस में नहीं आएगा आप कुछ भी कर लीजिएगा, नीरज आपके बस में नहीं आएगा। आराधना जी के हाथों से धानी का हाथ छुड़ा देती है। चलो मेरा खाना बनाओ। धानी वापस किचन की तरफ चली जाती है। भावना जी के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती है। वहीं आराधना जी निराश हो जाती है। कुछ पल बाद धानी भावना जी का खाना निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। छोटी माँ आपका खाना लग गया है। ठीक है। चलिए मम्मी जी। धानी वापस आराधना जी का हाथ पकड़ लेती है। मैंने तुमको कहा है ना नहीं जाने के लिए। हम जाएंगे मम्मी जी के साथ। धानी हकलाते हुए भी अपनी बात पूरी कह देती है, जिसे सुनकर भावना जी का खून लहर जाता है। तुम मेरी बात काटोगी? धानी खामोश रह जाती है। आ जाने दो नीरज को। तुम्हारी करतूत बताकर थप्पड़ नहीं पड़वाया ना तो मेरा नाम भावना नहीं। ठीक है हम देख लेंगे। वो हमें मारते नहीं है। धानी की बात भावना जी के लिए किसी तमाचा से कम नहीं था। गुस्से से उसके तन बदन में जल उठता है। आराधना जी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। हाँ चलो बेटा। आराधना जी उसे लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये गूंगी गाय बहुत उड़ने लगी है। एक बार नीरज यहाँ से जाए, फिर इसकी हालत में बद से बदतर नहीं किया तो मेरा नाम नहीं। भावना जी गुस्से से पैर पटकते हुए खाना फेंक कर चली जाती है। मम्मी जी, हमने छोटी माँ को कुछ ज़्यादा कह दिया क्या? धानी को अब बुरा लग रहा था और डर भी लग रहा था भावना जी से इस तरह से बातें करके। लेकिन वो क्यों ऐसी है? क्यों हमको आपसे मिलना नहीं देती है? क्यों पापा जी का काम करने नहीं देती है हमें? कुछ भी ज़्यादा नहीं कहा तुमने। और कुछ लोगों की फितरत होती है दूसरों की खुशी से जलना। और ये छोटी माँ इस घर में हो रहे फसाद इन सब के बारे में सोचकर मैं दिमाग मत खराब करो। अपने पति और अपने जीवन के बारे में सोचो। और आज मैं इसलिए तुम्हें बुला कर लाई हूँ। आराधना जी उसे प्यार से समझाते हुए बोलती है। क्या मतलब आपका? आज रात नीरज जा रहा है, अपना सारा सामान पैक कर लो और उसके साथ चली जाओ। तुम्हें तो ये पता होगा ना कि पत्नी पति के साथ रहती है। नहीं मम्मी जी, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अरे उसके साथ नहीं जाओगे तो किसके साथ रहोगी? कोई बहानेबाजी नहीं। तुम हमारी सारी बातें मानती हो ना? ये बात भी मानूंगी। अभी अपने सारे सामान रख लो, मैंने बिंदिया के हाथों तुम्हारे कमरे में बैग पहुंचा दिया है। सारा सामान की पैकिंग कर लो और जब नीरज शाम में आए तो कहना कि तुम्हें भी चलना है। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना है। हमें आप लोगों के साथ यहाँ पर रहना है। आप लोग कितने अच्छे हैं। हमारा आप लोगों के साथ बहुत मन लगता है। हम आपको और पापा जी को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। शरद भैया कितने अच्छे हैं, चाचा जी कितने अच्छे हैं, सब हमसे प्यार से बात करते हैं। धानी, नीरज भी बहुत अच्छा है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है ना? आराधना जी किसी छोटे बच्चे की तरह उसे समझा रही थी। उन्हें समझ आ गया था धानी को दुनियादारी की समझ नहीं है और पति पत्नी का रिश्ता तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। उन्हें ही इस बच्ची को बड़ा करना था। नहीं, वो बिल्कुल भी हमसे प्यार नहीं करते हैं। आपको पता है वो हमें बात बात पर डांटते रहते हैं। हम वो करते हैं तो वो हम पर चिल्लाने लग जाते हैं। हमें बहुत डर लगता है उनके साथ रहने में। ठाकुर जी से मना रहे थे कि वो कब चले जाए और हम शांति से रहे यहाँ पर आप सबके साथ।
आराधना जी का अपना सर फोड़ने का मन हो रहा था। लेकिन क्यों इतनी डरती हो नीरज से? अपने पति से भी कोई भला डरता है क्या? आपको पता है मम्मी जी, हम रात को सो नहीं पाते हैं। लेकिन क्यों? वो उन्होंने हमें कुछ दिन का समय दिया है और कहा है जब तक हम सहज ना हो जाएंगे तब तक वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाएंगे। हम भी खुश हो गए थे क्योंकि हमें डर लग रहा है। हम सो जाते हैं चैन से और हम सोए हुए हम कैसे उनके करीब चले जाते हैं हमको पता नहीं चलता। और फिर बाद में वो हमें अपने नीचे। कहते कहते धानी की जुबान रुक जाती है जब वो आराधना जी की तरफ देखती है जो हंस रही थी। नीरज की समझदारी पर उन्हें खुशी हो रही थी और धानी की मासूमियत पर हंसी आ रही थी। बस इसीलिए हमें नहीं जाना है। वो जाएंगे तो हम चैन से अपने कमरे में सोएंगे। चैन से सोए हुए हमें हफ्तों से ऊपर हो गया। मेरी भोली बहू रानी कितनी भोली हो। धानी, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। वो तुम्हें प्यार नहीं करेगा तो किसे प्यार करेगा? नहीं, हमें हमें बहुत डर लगता है। धानी, अगर तुम उसे करीब नहीं आने दोगी तो वो दूसरी औरतों के करीब चला जाएगा। हाँ, चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आराधना जी अपना सर पीट लेती है। पहली बार वो एक ऐसी पत्नी को देख रही थी जिसे अपने पति को किसी और के करीब जाने की बात सुनकर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन धानी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम कैसे पति पत्नी का रिश्ता निभाओगी? वो तो मुंबई में रहता है। वो तो बस कभी कभार 2-4 दिनों के लिए यहाँ पर आता है। तो क्या हमेशा तुम दोनों ऐसे ही अलग रहोगे? हाँ, 2-4 दिन उनको हम झेल लेंगे, लेकिन रोज रोज उनका गुस्सा नहीं झेल पाएंगे। बहुत डर लगता है हमें। कब उनको गुस्सा आ जाए और कभी हमें घर से बाहर निकाल दे तो? पागल हो गई वो क्यों तुम्हें घर से बाहर निकलेगा? आपको नहीं पता है मम्मी जी, वो बात बात पर हमको धमकी देते हैं। हम आप दोनों से मिलते हैं तो वो हमें अपने कमरे से बाहर निकाल देंगे। कहते हैं अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे। धानी, वो ऐसे ही कहता है। अभी तक निकाला है तुम्हें घर से बाहर और अपने से कमरे से बाहर, जबकि उसे तो कब का पता है ना कि हम दोनों के बारे में। वो बस गुस्से में कड़वा बोलता है, करता कुछ नहीं है। इसलिए चुपचाप उसके साथ जाओ। नहीं मम्मी जी, हम आपकी ये बात नहीं मान सकते हैं। हम नहीं जाएंगे। वैसे भी हमने उन्हें मना कर दिया है। आज हम अचानक कहेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन धानी, हम छोटी माँ को देख कर आते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं? धानी को बार बार इनकार करना बुरा लग रहा था, इसलिए वो बहाना बनाकर निकल जाती है। आराधना जी अपने सर पकड़ कर बैठ जाती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये पगली अपने डर के कारण यहाँ भावना की साजिशों का शिकार होती रहेगी। जब इतनी बुरी बनी हूँ तो थोड़ी और सही, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। जल्द ही हाजिर होंगे नए भाग के साथ। आप लोग कमेंट में प्यार बरसाइए और अच्छी लग रही है कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नई कहानी नए भाग की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।